अलग अलग तरह के बच्चों में अलग अलग एबिलिटी रहती है, जैसे कोई विजुअल लर्नर रहता है। यस। तो ऐसे कौन से कितनी कितनी एबिलिटी रहती है हाँ, ऑटिज्म वाले? वैसे तो 7 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होती है हम आम लोगों में भी, राइट। लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में विजुअल स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। उनको कहते दे आर वेरी गुड विजुअल लर्नर। मतलब कोई भी चीज को देखकर उनके ब्रेन में उसका फोटो क्लिक हो जाता है एंड स्टोर, क्लिक एंड स्टोर। रोड मैपिंग बहुत अच्छी है, हर बच्चे में नहीं होती है, बिकॉज हर बच्चा डिफरेंट है, हर ऑटिस्टिक बच्चा डिफरेंट है। ये जो ऑटिज्म है ये लाइफ लॉन्ग रहता है वो व्यक्ति के साथ में, या जैसे जैसे एज बढ़ता है या अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो वो ठीक हो जाता है? देखिए, लाइफ लॉन्ग तो है, इट इज़ नॉट कि ये डिसीज जैसे कोई मेडिसिन खा लिया तो ठीक हो गया। कई पेरेंट्स मेडिसिन की तरफ भी जाते हैं, लेकिन मेडिसिन इज नॉट द कंप्लीट क्योर। पेरेंट्स और सोसाइटी सबसे बड़ी गलती क्या है ऑटिज्म या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली सबसे पहले मुझे बताना ही है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि समाज को बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगर पार्क में हमारा बच्चा जब जाता है खेलने के लिए तो उसको वो पागल है उसके साथ मत खेल करके अपने बच्चों का आप अलग ले जाते हो। ऐसा होता है, हर दिन होता है। बच्चे मुंह पर बोलते पागल है क्या, हट तू हमारे साथ मत खेल। बच्चों की गलती है उसमें? नहीं, बच्चों की और पेरेंट्स की किसी की भी गलती नहीं है। तो आप कौन होते हो बोलने वाले कि हम इस बच्चे के साथ नहीं खिलाएंगे? हेलो दोस्तों, मेंटल हेल्थ के बारे में तो बहुत बात हो गई, लेकिन मेंटल हेल्थ के साथ पे कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर या ऐसी कुछ चीज़ें रहती है जिनके बारे में सोसाइटी या पेरेंट्स या स्टूडेंट्स बात नहीं करते। हमारा जो स्कूल या एजुकेशन सिस्टम है वो भी ये चीज़ पे कभी बात नहीं करना चाहता, एक दुर्लक्षित या इसको निग्लेक्ट जैसा रखा हुआ है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो स्पेशल मदर होने के साथ साथ एक स्पेशल एजुकेटर, साथ में कंटेंट क्रिएटर और जो स्टॉक स्पीकर भी है। ऑटिज्म करके एक बीमारी होती है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। हम उसके बारे में आज सुनेंगे और उनका वो जो हमारे साथ आज गेस्ट है उनका मोटिव है कि जो पेरेंट्स है, सभी पेरेंट्स, खाली ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स नहीं, सभी पेरेंट्स को ये बीमारी के बारे में अवेयर करना और ये बीमारी से कैसे निकला जाए और कैसे स्किल डेवलप करके या कैसे सेशंस लेके या अलग अलग चीज़ों से ऑटिस्टिक बच्चों को एम्पावर किया जाए। इसके लिए ये पॉडकास्ट है। सभी स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे और पेरेंट्स ने ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। आज हमारे साथ है श्वेता जी मुनीश्वर। हेलो मैम। हेलो सर, थैंक यू सो मच। तो मेरा पहला सवाल ये था कि आप ये फील्ड में कैसे आए? मैं इस फील्ड से बहुत पर्सनली जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरा खुद का बेटा जो छोटा बच्चा है मेरा, वो ऑटिस्टिक है। ओके। तो बीइंग अ स्पेशल मॉम एंड स्पेशल एजुकेटर, तो हर एक माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे के साथ जो भी परेशानी है, जो भी कठिनाई है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हर एक मदर कोशिश करती है। बट ये परेशानी कोई छोटी परेशानी नहीं है, ये ऑटिज्म है। ऑटिज्म को हम ASD कहते हैं, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके। अभी ये क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। ये है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। मतलब ब्रेन का जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए आप सब लोगों में, हम सब लोगों में, लेकिन ASD पीपल में उस तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस इन डीलिंग विद पीपल, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, लैंग्वेज नहीं समझ सकते, बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं। अब अभी धीरे धीरे हम समझेंगे कि सेंसरी इश्यूज भी क्या है। पहले तो हमको ये लगता है कि बच्चों को एक ही टर्म बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है, दैट इज मेंटली रिटार्ड। आपने सुना होगा, हमने भी बचपन में सिर्फ MR बच्चे सुने, मेंटली रिटार्ड है। अरे उनका बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो मेंटली रिटार्ड है, राइट। लेकिन उसके अलावा भी 32 डिसेबिलिटीज होती है, राइट। लेकिन वो डिसेबिलिटीज हम तक नहीं आती क्योंकि हमारे बच्चे को नहीं है, और हम फिर एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते बिकॉज वी आर सेफ। मुझे तो जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों एक्सप्लोर करूं। तो ये जो एटीट्यूड पेरेंट्स का है, तो ये मैं थोड़ा बदलना चाहती हूँ क्योंकि आजकल लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑटिज्म एक ऐसा, आप बार बार बोल रहे थे कि ऑटिज्म बीमारी, तो मुझे बार बार वो खटक रहा था। इट्स नॉट अ बीमारी, इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ डेवलपमेंटल ओनली डिसऑर्डर। मतलब डिसऑर्गेनाइज आपके ब्रेन में जो कनेक्शन है, ठीक है, जो न्यूरल कनेक्शंस है, वो हमारे बच्चों में, मतलब ऑटिस्टिक बच्चों में, ऑटिस्टिक अडल्ट्स में वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं।
तो ऑटिज्म इट्स नॉट अ बीमारी, नहीं। इट इज मेंटल डिसऑर्डर। हाँ, तो ये ठीक हो सकता है? अगर बीमारी नहीं है तो फिर ठीक कैसे होगी? ये डिसऑर्डर है, इसको एक्सेप्ट करके चलना है। हर एक इंसान अलग है, हमारे ऑटिस्टिक बच्चे अलग है, तो उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका जो लाइफ को देखने का, लाइफ को फेस करने का उनका अंदाज अलग है और तरीका अलग है। तो उसको अगर हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने अगर एक्सेप्ट किया तो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप वैसे फिजिक्स का आपका बैकग्राउंड था पूरा, Yes, तो आप हाँ। ये फील्ड में कैसे आए? मैंने एमएससी फिजिक्स किया, फिर मैंने एमफिल फिजिक्स में रिसर्च किया, फिर जैसे नॉर्मल लाइफ होता है सभी का, मेरा भी एकदम नॉर्मल लाइफ था। मेरा बड़ा बेटा हुआ तब, तो फिर मैंने डीपीएस एज अ टीचर ज्वाइन किया। फिर मैं वहाँ पर फिजिक्स पढ़ाती थी एंड 11th को 10th को मैं फिजिक्स पढ़ाती थी। फिर मेरा सेकंड बेबी हुआ आफ्टर 6 years एंड जब वो हुआ बहुत, तब वो बहुत रोता था। ओके। मतलब वहां पर सिस्टर ने कहा था इतना रोने वाला बच्चा मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखा। वो 24 घंटे सिर्फ रोता ही था। ओनली जब वो सोता था उस समय को छोड़कर वो सिर्फ रोता था। तो उसने कभी मेरा फीड नहीं लिया, मिल्क भी लेने में उसको बहुत इशू हुआ था। बहुत दिन के बाद उसने मेरा फीड लिया था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब हमको समझ नहीं आया कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो नॉर्मल सोसाइटी में जो लोग बोलते हैं कि लेट बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा भी बहुत लेट बोले थे, तुम्हारे दादाजी भी बहुत लेट बोले थे, लेट बोलने वाले बच्चे बहुत होशियार होते हैं, ऐसा सुनकर। और क्योंकि पता ही नहीं था कि डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं था, तो मैं भी 3 साल तक चुपचाप बैठी थी और वही सोच रही थी दूसरे को, लोगों को। मैंने सुना कि आप वेट कर लो, बोलेगा। लेकिन फिर जब मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग उसको पार्क लेके जाते थे, तब देखते थे कि वो अकेला ही जा रहा है, वो किसी को नहीं सुनता था, राइट, मेरा बच्चा। तो कुछ अलग लगने के बाद हम लोग रायपुर में गए, क्योंकि हम छोटे से टाउन में थे तब। हाँ। तो हम रायपुर में हमें जाना पड़ा सारा स्क्रीनिंग कराने के लिए। तो वहां पर भी नहीं पता चला था एट फर्स्ट विजिट। वहां पर सिर्फ एमआरआई करने के लिए कहा था डॉक्टर्स ने। तो एमआरआई करने के बाद पता चला कि ही हैज डिस्टॉर्टेड ईईजी ग्राफ। ओके। राइट। तो उसके बाद हमको पता चला कि उसको एपिलेप्सी है। तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि इसको एपिलेप्सी होने की वजह से बोल नहीं रहा है, बट ऑटिज्म नहीं बताया था। फिर और रुके, नेक्स्ट ट्रिप में गए, तब जाके पता चला कि कोई न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब न्यूरो डॉक्टर है, आप उनको जाकर मिल लीजिए। फिर जब हम रायपुर में उनसे मिलने गए तब पता चला कि वो खुद ही ऑटिस्टिक है। डॉक्टर खुद ऑटिस्टिक थे। Okay. उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ पे थेरेपी सेंटर भी था। उन्होंने एकदम क्लियर हमको नोट लिख कर दिया प्रिस्क्रिप्शन पे कि ऑटिज्म, बहुत बहुत बड़े अक्षर में लिख कर दिया। मैं गई थी कुछ और चीज़ के लिए, फिर तब पता चला मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, तो फिर उस दुनिया में एंटर किया। फिर मैंने बहुत सारा क्या कहते हैं, न्यूज़, यूट्यूब, सोशल मीडिया से पढ़ा। मुझे ये समझना था कि ऑटिज्म ऐसा कोई टेस्ट से नहीं पता चलता कि बच्चे को ऑटिज्म है करके? नहीं, ये टेस्ट से नहीं पता चलता, बिकॉज ये कब डेवलप होता है, जब बच्चा का ब्रेन, जब उनकी मदर जब प्रेग्नेंट होती है, राइट। Okay. अब बच्चा जब पेट में होता है, जब ब्रेन डेवलपमेंट का जो टाइम होता है, उसमें ही वो ब्रेन, क्योंकि वो अलग तरीके से डेवलप होता है ना, तो इसके वजह से वो जब बाय बर्थ होता है ऑटिज्म, बाद में वगैरह कभी भी नहीं होता, बाय बर्थ होता है। एक बीइंग अ मदर ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड, उसके बाद में वहां से सफर कैसे हुआ एडुकेटर तक, स्पेशल मदर और स्पेशल एडुकेटर तक? मतलब वो सफ़र है 3 साल का। जब वो 3 साल का था तभी डायग्नोसिस हो गया। लेकिन फिर एक और, मतलब चैलेंजेस का सफ़र तो तभी से शुरू हुआ, एक के बाद एक चैलेंजेस तो आना ही था, राइट। तो हमें तब पता चला कि अब हमें कोई बड़े शहर में जाना पड़ेगा। पहले तो पता क्या ऑटिज्म क्या है और क्या, तो किसी ने, एक फैमिली फ्रेंड है जिनके बच्चे को ऑटिज्म था और वो दिल्ली में बेस थे, मेरे हस्बैंड की कंपनी के थे। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, तो शी सेड कि ऑटिज्म के बच्चों को नॉर्मल स्कूल में नहीं लेते। ओके। क्योंकि वो नॉर्मल नहीं रहते, वो बहुत आगे क्लास तक आगे नहीं बढ़ पाते, और ऑटिस्टिक बच्चों को उनके दोस्त भी नहीं रहते। तो हमारा तो डिप्रेशन वहीं से स्टार्ट हो गया था। मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग 2 साल, अराउंड 2 years तक डिप्रेशन में रहे थे। ओके। फिर इन्होंने अप्लाई, मैंने कहा कि चलो अप्लाई करते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, एक कोई ऑप्शन है। और मन में ठान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये मतलब मंद बुद्धि ही समझ लिया था, ऐसी ही रहेंगी, हाँ, बस ऐसे ही रहेगी,
तो उसकी वजह से हमको डिप्रेशन हमें हो गया था। फिर उसके बाद में हमने अप्लाई किया ट्रांसफ़र के लिए, एंड 6 मंथ्स के बाद फिर हमारा ट्रांसफ़र आ गया। तो हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए। नोएडा शिफ्ट होने के बाद थेरेपीज़ के लिए शिफ्ट हुए थे ऑफ कोर्स। फिर एम्स में सबसे पहले बोला कि एक बार एम्स को दिखाई देते हैं। तो एम्स के डॉक्टर ने तो इसको देखते पर जैसे हम लोग एंटर किए तो मेरा बच्चा नीचे लेट गया, जैसे एंटर किए वैसे। तो एम्स के डॉक्टर ने कहा अरे ये तो ऑटिस्टिक लग रहा है। फिर मैं थोड़ा और डिप्रेस हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं होप होती ना पेरेंट्स की शायद वो डॉक्टर ने गलत बोल रहा। कोई तो बोल दे कि इसको ऑटिज्म नहीं है, कोई तो बोल दे कि ये मानसिक रुग्ण नहीं है। अच्छा। यही होप के लिए मैं एम्स में गई थी। तो जो बड़े सीनियर कंसल्टेंट थे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया डॉक्टर शेफाली ने कि ऑटिज्म है, आप थेरेपी स्टार्ट करो। फिर हम लोग थेरेपिस्ट ढूंढने के लिए गए, थेरेपी स्टार्ट की, 2 महीना थेरेपीज की, फिर कोविड लग गया, फिर थेरेपीज भी बंद हो गई। अब तो सब मेरे ऊपर आया। मैं तो आई थी थेरेपीज के लिए इतना मेहनत करके, तो फिर खुद से करना है। ऑनलाइन थेरेपी स्टार्ट हुई, लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था। कोई स्कूल ने रिजेक्शन किया, उसको 4 to 5 स्कूल्स ने रिजेक्ट किया था। और फिर उसके बाद हमने स्कूल जाना ही छोड़ दिया कि सब तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं बच्चे को ऑटिज्म है। फिर मैंने सोचा कि चलो खुद ही सीखते हैं। तो जो पेरेंट्स का ना सपोर्ट ग्रुप होता है, किसी ने मुझे, एक मेरी वेलविशर मेरी फ्रेंड ने मुझे, क्योंकि थेरेपीज में जाती थी तो वो 2 महीने में मेरी फ्रेंड्स थोड़ा बहुत जान पहचान हो गई थी, उन्होंने मुझे उस ग्रुप में ऐड किया कि तुमको हेल्प चाहिए, तुम मुझे बार बार परेशान करते हो, तो उससे अच्छा तुम इस ग्रुप में आ जाओ, यहाँ पे एजुकेटर्स भी है, वो आपको हेल्प करेंगे, आप क्वेश्चन पूछो। फिर बाकी मदर्स कैसे काम करती, उनके बच्चे के वीडियोस डालते थे, मैं देखती थी। एजुकेटर्स वहाँ पर थे, उनसे क्वेश्चन पूछती थी 0 से लेकर। फिर पता चला कि ऑटिज्म में तो ये ब्रेन तो पूरा खाली है, उसको ना मम्मी पता है, ना पापा पता है, ना ये डॉग है, ये स्पून है, ये रूम है, ये भाई है, कोई नहीं, कुछ नहीं पता रहता। इट्स ऑल एम्प्टी। फिर उसको कैसे भरना है और कैसे सिखाना है, क्योंकि उनका लर्निंग का मेथड भी अलग है। आपने सितारे जमीन पर देखी, तारे जमीन पर देखी, तो वहां पर बस वही कैरेक्टर देखा, उतना ही सबको लगता है अरे वाह ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, बट उसको लर्निंग डिसेबिलिटी था। तो आमिर खान हाथ पर यहाँ पर ऐसे लिखकर स्पेलिंग सिखाता था, लेकिन वही नहीं है, वो तो इतना सा पार्ट है, इट इज स्पेक्ट्रम। तो ये जो सेशंस होते हैं या जो आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स को पहले सीखना पड़ता है कि बच्चे को सिखाना कैसे, या बच्चे का जो भी डिसऑर्डर है वहाँ से ओवरकम कैसे करना है, इसके लिए पेरेंट का एम्पावरमेंट करते हैं पहले। वो तो मैं करती हूँ, मतलब सिर्फ हर कोई नहीं करता। अभी मैक्सिमम लोग के थेरेपीज में जाते हैं बच्चों को लेकर कि हमारे बच्चों को ठीक कर दो। बट जब मैंने भी यही शुरू किया था कि मैं भी थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि हमको इतना नॉलेज नहीं है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स है। तो कौन सी थेरेपीज होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको हम ओटी कहते हैं, स्पीच थेरेपी, क्योंकि नॉन वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल का मतलब है जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनके मुंह से कुछ भी साउंड्स नहीं आते, वर्ड्स नहीं आते, तो वो स्पीच थेरेपी करनी पड़ती है, जिसमें ओपीटी होता है, मसाजेस होते हैं, टंग मूवमेंट कर करके वर्ड्स निकालते हैं बच्चों के। फिर उसके बाद में लैंग्वेज नहीं समझती है, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, दैट इज लैंग्वेज। उनको लैंग्वेज कुछ नहीं आती है, मम्मा बैठी है, पापा सो रहे हैं, वो सब उनको एक एक वर्ड सिखाना पड़ता है, उनको जॉइनिंग सिखाना पड़ता है, तो दैट इज लैंग्वेज थेरेपी। तो ये सारी थेरेपीज होती है, बिहेवियर थेरेपी भी होती है, देन उसके बाद में प्ले थेरेपी होती है, उनको खेलना नहीं आता है, प्ले थेरेपी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो वो पेरेंट्स को करना पड़ता है, लेकिन जब मैंने वो स्टार्ट करते, जब मैं खुद से जब काम करती है, जब एक मदर काम करती है चीज़ों को समझ कर एंड टेक्निक्स लगाकर, बीइंग फ्रॉम द फिजिक्स बैकग्राउंड, मेरे पास टेक्निक्स बहुत आती है। कोई एक अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसकी मैं 5 से 6 टेक्निक्स मेरे पास आती रहती है। उसकी वजह से मैंने सोचा कि खुद ही एम्पावर होती हूँ, और फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन किया, क्योंकि कई पेरेंट्स मुझे अप्रोच किया था, आपका बच्चा तो मैथ्स, मेंटल मैथ्स कर लेता है। एक ग्रुप सेशन चल रहा था लैंग्वेज थेरेपी में, और हम मदर्स बाहर बैठी रहती थी, बच्चों का वेट करते रहते थे, 1.5 घंटे का ग्रुप सेशन चलता था। वहाँ पर एक गेम खेला था कि जिसमें मैम कुछ प्लस करने बोल रही थी, तो मेरा बच्चा जो है छोटा विहान, वो मेंटल मैथ्स करता है। पहले सिखाने में उसको बहुत दिक्कत हुई, तो उसका मेंटल मैथ्स का देखकर वो सारी मदर्स ने बोला आपका बच्चा मेंटल मैथ्स करने लगा, हमारे बच्चे को तो मैथ्स का कुछ भी नहीं आता, तो आप इसके क्लासेस ले लो। मैंने कहा मैं कैसे ले सकती हूँ, मैंने तो एजुकेशन नहीं किया, स्पेशल एजुकेशन का डिग्री नहीं है मेरे पास। बिल्कुल।
तो फिर मैंने सोचा कि मुझे काफी लोग अप्रोच करने बोले हम हमें चल जाएगा, आपकी टेक्निक्स जो भी है ना हमारे बच्चे पर लगाओ। एंड फिर वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, बिहेवियर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछते थे। मुझे जितना समझ में आता था मैं उनको बताती थी, तो वो इम्प्लीमेंट करते थे तो उनको रिजल्ट दिखते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा मुझे सेशंस दे दो, तो देन आई थॉट कि आई हैव टू डू स्पेशल एजुकेशन। फिर मैंने भोपाल से स्पेशल एजुकेशन किया, 2 years डिग्री किया। उसमें भी लास्ट ईयर में मैंने 4th टॉपर रही मैं। तो इट वाज वेरी नाइस जर्नी, बट बहुत चैलेंजिंग था। तो मेरा सवाल ये भी है एक चीज़ की, जैसे थेरेपी होती है, तो थेरेपी में ऐसा होता है कि बच्चों को एडुकेटर के पास छोड़ देते हैं। जैसे अभी आपने बताया हम बाहर रुकते थे, बच्चे अंदर, और अभी आपका जो तरीका है वो ऐसा है कि आप पेरेंट को एम्पावर कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। yes. तो जैसे थेरेपी 2 घंटे चलेगी या 3 घंटे चलेगी, yes. उसकी भी लिमिटेशन है। हाँ. लेकिन अगर पेरेंट के साथ तो बच्चा पूरा दिन भर 24 घंटे रहने वाला है। yes. तो वो तरीका इसलिए आपका ज्यादा काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। और क्या है ना, मैं आपको ये चीज बताती हूँ, देखो थेरेपीज बहुत कॉस्टली है। ओके। अगर आप देखेंगे हमारा खुद का, हम 40 से 50 हजार पर मंथ थेरेपीज में, क्योंकि एक ही थेरेपी नहीं करनी होती है हमें। अच्छा। साइमल्टेनियसली, मतलब पेरेंट्स तो दिन भर बच्चे को मतलब घुमाते ही रहते हैं। मॉर्निंग 9 बजे निकल जाते हैं, पहले ओटी कराया, फिर स्पीच कराया 1 घंटा, उसके बाद में लैंग्वेज कराया, फिर घर पे लाया, फिर सुला दिया, फिर शाम को प्ले थेरेपी किया। दिन में 4 थेरेपीज होती है बच्चे की। बच्चा वैसे ही थक जाता है। अब क्या होता है, बिहेवियर बच्चे का ना थेरेपिस्ट के साथ अच्छा होता है, क्योंकि थेरेपिस्ट इज ट्रेंड। हाँ। लेकिन घर पर तो बच्चा, मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता, पापा को समझ में नहीं आता, एंड फिर पेरेंट्स परेशान रहते हैं। और थेरेपिस्ट पे थेरेपिस्ट सालों साल करते हैं, और थेरेपिस्ट का रिजल्ट आने में मिनिमम 1-2, किसी को 5 साल, किसी को 6-7 साल लगते हैं। अब बताइए, हर मंथ अगर कोई मिनिमम से मिनिमम अगर थेरेपिस्ट कराते हैं तो 20-30 हजार लग जाता है मिनिमम, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में भी। तो इतना, और उसके बाद होता क्या है कि खाली बच्चा इंप्रूव हो रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, एंड कम थेरेपी टाइम। लेकिन जब होम बेस्ड थेरेपी जिसको मैं बोलती हूँ, अगर पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मैं इसको पढ़ाई कैसे सिखाऊं, ये देखकर सीखता है, विजुअल लर्नर है। हाँ। तो उसको कैसे सिखाऊं। अगर ये पेरेंट्स एम्पावरमेंट में, मतलब जो मैं कहती हूँ, अगर पेरेंट एम्पावर हो गए तो थेरेपिस्ट की जरूरत तो रहेगी, लेकिन आपके एम्पावरमेंट पे डिपेंड है आप कितने सक्षम हो रहे हो, ताकि आप अपने बच्चे को समझकर काम कर रहे हो। तो पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा। एंड एक मदर एम्पावर होती है तो वो 10 लोगों को एम्पावर करती है। आज मैं थाउजेंड्स लोगों को एम्पावर कर रही हूँ। एक सवाल ऐसा भी आता है कि जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरह के बच्चों में अलग अलग एबिलिटी रहती है, जैसे कोई विजुअल लर्नर रहता है। yes. तो ऐसे कौन से कितनी एबिलिटी रहती है? हाँ, ऑटिज्म वाले वैसे तो 7 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होती है हम आम लोगों में भी, राइट। लेकिन आप में इट इज अ मिक्सचर। आप हो सकता है कि पहले आप रीड करके, ठीक है, रीड करके आप अच्छे से इमेजिन करके वो चीज को समझ जाते होंगे। फिर आप में कोई और एबिलिटी है कि कोई गाना आपने सुना तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है, बहुत जल्दी। लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में विजुअल स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। उनको कहते हैं दे आर वेरी गुड विजुअल लर्नर। मतलब कोई भी चीज को देखकर उनके ब्रेन में उसका फोटो क्लिक हो जाता है एंड स्टोर, क्लिक एंड स्टोर। रोड मैपिंग बहुत अच्छी है, हर बच्चे में नहीं होती है, बिकॉज हर बच्चा डिफरेंट है, हर ऑटिस्टिक बच्चा डिफरेंट है। सबके सिम्टम्स डिफरेंट है, सबके चैलेंजेस डिफरेंट है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो मेरे बच्चा अगर विजुअल लर्नर, लेकिन मैक्सिमम 90 to 95% बच्चे आर विजुअल लर्नर। अच्छा। और कोई होते ऑडिटरी लर्नर, मतलब आप अगर दिखाकर सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे, लेकिन उसको अगर आप सुनाओगे, सुन कर सीखेंगे वो लैंग्वेज। अच्छा। तो वो बच्चे लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ओके। ठीक है। और कोई होता है ऑडियो विजुअल लर्नर, मतलब वीडियो को देख देख कर सीखेंगे, है ना। कोई होता है टेक्टाइल लर्नर, तारे जमीन पर आमिर खान ने लिखा, दैट इज टेक्टाइल लर्नर। फील करके लर्न करना है, प्लांट्स को फील करके, लीव्स को फील करके लर्न करना। ये सॉफ्ट है, ये स्मूथ है, ये ऐसे सिखाना पड़ता है उनको। आप कॉपी पेन लेकर नहीं सिखा सकते बच्चों। नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो एकदम से नहीं रन कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे अभी तो ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल नहीं है, लेकिन अभी की जो स्कूल्स है या अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ना, यानी ये बच्चों के लिए कुछ है उनके लिए, या
बहुत ही ज्यादा अनास्था है या कैसा चलता है नहीं काम? देखिए, अभी वो सिटी वाइज भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड के पेरेंट्स हैं, बाहर देशों के भी पेरेंट्स हैं, तो मैंने देखा है कि क्या एजुकेशन सिस्टम कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी है। तो जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडिया गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं फॉर ऑटिस्टिक अडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन। तो क्या पॉलिसीज है? तो एक तो इंक्लूसिव स्कूल्स एंड स्पेशल स्कूल्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव स्कूल्स एंड स्पेशल स्कूल? स्पेशल स्कूल में सिर्फ स्पेशल बच्चे जाएंगे, थोड़ा सा प्रोफाउंड ऑटिज्म, मतलब इनको बहुत ज्यादा ऑटिज्म है, स्पेक्ट्रम है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी Depend को करता है। माइल्ड, किसी को मॉडरेट, किसी को प्रोफाउंड। और कोई हाई फंक्शनिंग, मतलब जो मतलब एक दो एरिया में बहुत जबरदस्त होते हैं, एंड कोई लो फंक्शनिंग, मतलब बहुत टाइम लगता है सीखने में। तो उन बच्चों जो प्रोफाउंड ऑटिज्म के बच्चे, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, मतलब क्योंकि उनके बिहेवियर्स बहुत होते हैं, लर्निंग एबिलिटी बहुत लो होती है। और जो बच्चे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकते हैं, इंक्लूजन मतलब इंक्लूड हो सकते हैं इन नॉर्मल सेटअप, हाँ। इन नॉर्मल स्कूल, मतलब आपके क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनमें मतलब 4 से 5 अगर बच्चे ऐसे हैं कि जो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पढ़ने में भी ठीक है, तो वो बच्चों को लेते हैं, उसको कहते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स बना के वो सर्कुलेट की है, Okay. उनको लेना ही है, एंड फॉर सर्टेन परसेंटेज ऑल्सो, कुछ Okay. परसेंटेज डिसाइड किया है। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि वो फीस बहुत ज्यादा होती है। उन लोग ना शैडो के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। शैडो मीन्स एक टीचर जो बच्चे के साथ क्लासरूम में बैठेगी, उसको सपोर्ट करे, उसको कहते हैं शैडो। कई बार मैं क्या कहती हूँ पेरेंट्स को, आप अपने बच्चे की शैडो बन के जाइए, क्योंकि शैडो का भी फीस बहुत ज्यादा है, 15,000 पर यानी मंथ। एक बंदा, यानी एक Dedicated. पेरेंट डेडिकेटेडली उसके लिए रहेगा। हाँ, अच्छा, तो शैडो हो गया वो। तो वो शैडो हो गया। तो कुछ दिन बाद शैडो को भी हम लोग फेड अवे करते हैं, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद हम शैडो को बाहर निकाल देते हैं कि अब ये हो रहा है सेटअप। लेकिन शैडो हर बार नहीं होती है, और स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। छोटे गांव में तो इंक्लूसिव का नाम ही नहीं है, स्पेशल स्कूल भी नहीं है, तो नॉर्मल स्कूल में बोलते हैं अरे हम लोग नहीं लेंगे, बच्चे को निकाल मेरे हिसाब देते से हैं। टियर 2 या टियर 3 में तो ज्यादा प्रॉब्लम होंगे बहुत। हाँ देखिए, अभी बच्चा आपका जब तक नॉन वर्बल भी रहेगा, ठीक है, बिहेवियर्स रहेंगे, तो छोटे से स्कूल में ठीक है चला लेते हैं, कभी कभी चला भी लेते हैं, बड़े स्कूल्स में भी ठीक है। लेकिन वो जैसे बड़ा हो जाता है, पढ़ाई का लेवल ग्रेड अप हो जाता है, वो कोप अप नहीं कर पाता है, फिर बिहेवियर्स आते हैं। अगर आपको मैं कोई चैलेंजिंग जॉब दूं जो बहुत ही डिफिकल्ट है आपके लिए करना, राइट, आपके लिए चाइनीज सीखना बहुत डिफिकल्ट, लेकिन मैंने कहा 1 महीने में आपको सीखनी है, आप नहीं सीख पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने तरीके से अपना टेंशन को रिलीज करोगे, राइट। बिल्कुल। हमारे बच्चों को तो नहीं आता ना टेंशन रिलीज करा, तो वहां पर हेड बैंकिंग होता है, अच्छा, ऐसा होता है, ठीक है, वो टेबल को बहुत जोर जोर से टैप करेंगे, शाउट करेंगे, स्क्रीम करेंगे। दिस इज द वे ऑफ देयर एक्सप्रेशन कि आई एम नॉट एबल टू कोप अप, या और फिर उनको बाहर निकाल देते स्कूल से। एकेडमिक्स में कैसे रहते हैं बच्चे? अब जैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में बता तो एकेडमिक्स में भी अलग अलग मतलब वेरिएशंस रहेंगे। कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ही स्लो रहेगा, लाइक उसको अल्फाबेट्स का रिकॉग्नाइजेशन नहीं, क्योंकि A B C सब एक जैसे दिख रहे हैं तारे जमीन पर, दैट्स इट, सब एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन वो तरीका जिस तरीके से मैंने बताया, किसी किसी को कलर में ट्रेस कर अलग अलग कलर में दिखाना पड़ता है, हाथ से ट्रेस कराना पड़ता है, सैंड पेपर से अलग अलग तरीके से सिखाना होता है। वो तरीका अगर आपके थेरेपिस्ट को मतलब उस बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं सेट करना आया, या फिर आपको नहीं समझ में आया, तो बच्चा फिर पढ़ाई में बहुत ही पीछे रहता है। Okay. जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे मेरे बच्चे को नंबर्स सिखाने में इजी रहा, अल्फाबेट सिखाने में इजी, क्योंकि हाई फंक्शनिंग था। लेकिन हाई फंक्शनिंग में कब पता चलता है? जब वो एक लेवल तक आता है, उसके बाद फिर वो ग्रो करता है। Okay. उस लेवल तक लाने के लिए हाई फंक्शनिंग नहीं पता चलता है, जल्दी जल्दी नहीं सीखता बच्चा। मैंने ये भी सुना है कि जो बच्चों को ऑटिज्म रहता है वो बाद में एकेडमिक्स में या लाइफ में भी बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं? एग्जाम्पल्स बहुत है। जैसे अभी टेम्पल ग्रैंडिन है, वो तो साइंटिस्ट है, एनिमल साइंटिस्ट है, वो एक आइकॉन है हमारे ऑटिज्म के फील्ड में। एंड एलॉन मस्क है जिनका एस्पर्जर था, देन बिल गेट्स है, एस्पर्जर था उन्हें। तो ये आइंस्टाइन है जिनकी बुक्स हम जिनके लॉज हम बुक्स में पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। और बिल गेट्स का तो हम पूरी वर्ल्ड उन्हीं का, माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ तो भी उनको भी ये डिसऑर्डर था। उनको एस्पर्जर कहते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा नहीं ऑटिज्म, लेकिन ऑटिज्म के ट्रेड्स।
है नहीं तो। अच्छा। हमारे बच्चे कोई एक फील्ड में बहुत अच्छा, ये बहुत पेरेंट्स ने सुना होगा, स्पेशल पेरेंट्स से, कोई एक फील्ड में आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा, ओके। लेकिन वो एक फील्ड समझ ही नहीं पाते हैं बिकॉज काम नहीं कर पाते उनके ऊपर पेरेंट्स एंड थेरेपिस्ट को कितना ही साथ देंगे थेरेपिस्ट, राइट। अच्छा। तो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसको 6 गोल्ड मेडल्स मिले हैं ओलंपियाड्स में, लेकिन पहले तो नहीं था ना, एक लेवल पर आने के बाद में फिर वो ग्रो करते गया। यानी उनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है, हाई फंक्शनिंग का। लो फंक्शनिंग को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई एक एरिया में हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चा अच्छा हो तो एमएफ हुसैन बन जाए। ओके मैम, बहुत लोगों का सवाल ऐसा भी है, ये जो ऑटिज्म है ये लाइफ लॉन्ग रहता है वो व्यक्ति के साथ में, या जैसे जैसे एज बढ़ता है या अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो वो ठीक हो जाता है? देखिए लाइफ लॉन्ग तो है, इट इज़ नॉट कि ये डिसीज जैसे कोई मेडिसिन खा लिया तो ठीक हो गया। कई पेरेंट्स मेडिसिन की तरफ भी जाते हैं, ओके। लेकिन मेडिसिन इज नॉट द कंप्लीट क्योर। वो ज़्यादा दिन तक साथ नहीं करेगा, वो बच्चे को शांत करेगा, आपके ब्रेन पर काम करेगा मेडिसिन। लेकिन मैं चाहूँगी कि अर्ली इंटरवेंशन जिसको हम कहते हैं, जैसे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तभी से आपने एक तो सबसे पहले स्टेप करना चाहिए स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब जैसे आपको बुखार आ गया तो आप टेस्ट करते हो, तो वैसे ऑटिज्म का स्क्रीनिंग मतलब बच्चे को एग्जैक्टली क्या है वो बताते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके। तो सबसे पहले डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन के पास जाना चाहिए, न्यूरो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर वो जो आपको सजेस्ट करेंगे, सबसे पहले वो थेरेपी सजेस्ट करते हैं। तो ये डिसऑर्डर है, ये बच्चे के साथ ही चलते रहता है। Okay. सिर्फ अंदाज अलग होता है उनका बिहेव करने का। Okay. एक माय नेम इज खान भी देखी होंगी ना आपने मूवी, तो उसमें जो उन्होंने शाहरुख खान दिखाया ना, उसको ऑटिज्म था, वो आई कांटेक्ट नहीं करता है। हाँ। लेकिन वो सब चीजें करता है, मतलब इंडिपेंडेंट, एंड दैट इज रियल। उसकी लाइफ डिफरेंट रहती है थोड़ी सी। हाँ बस यही होता है। तो एक सवाल ठीक है, अभी बच्चे धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अगर उसको अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छी थेरेपी मिलती है तो वो कम भी हो जाएगा। जब पेरेंट्स है, बच्चा छोटा है, तो कुछ ऐसे चीज़ें होंगी ना, रेड फ्लैग्स बोलेंगे अपन की, जो अगर आप जो इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं तो आपने ये ऑटिज्म की चेक्स या स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। तो ऐसे कुछ 5 रेड फ्लैग्स हैं आपके पास? बिल्कुल रेड फ्लैग्स होते हैं, उसके बाद ही स्क्रीनिंग के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए डॉक्टर से, न्यूरो से, राइट। तो फर्स्ट रेड फ्लैग है कि नो आई कांटेक्ट। ओके। मतलब बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता, हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं आपको देखकर बात कर रही हूँ तभी आप मुझसे बात कर पा रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ पूछ रहे हैं, मैं नीचे देखकर बात करूँ यहाँ वहाँ, अब आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, आप निकल जाएंगे। सो आई कांटेक्ट पुअर होता है। देन नेम रिस्पॉन्स। नेम रिस्पॉन्स का मतलब है मैंने मेरे बच्चे को बोला है विहान, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। हाँ। नेम रिस्पॉन्स नो। Okay. देन थर्ड इज रिपीटेटिव पैटर्न, बार बार एक ही चीज करना, मतलब बार बार एक ही दरवाजा खोलना, बार बार जंप करना, बार बार स्पिन करना, राइट, बार बार फैन को देखना, रिपीटेटिव पैटर्न, ठीक है। एंड द फोर्थ इज कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा सोशल कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बच्चों के साथ मिलना नहीं, अकेले रहना, अगर कोई गेस्ट भी आता है फिर भी अकेले रूम में, अकेले कोने में कोना पकड़कर खेलते रहना। एंड द फिफ्थ इज कि हाँ सोशल एंजाइटी एंड सेंसेस, उनके सेंसेस हमारे जैसे नहीं चलते। जैसे अगर मैं एकदम नॉर्मल टोन में आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन किसी बच्चे के लिए मेरा टोन बहुत हाई पिच लगेगा तो कान बंद कर लेगा। अच्छा। सेंसेस डिसऑर्डर होता है उनमें, तो सेंसरी डिसऑर्डर कहते हैं। ये बच्चे जैसे अभी मैं नॉर्मली देखता हूँ, जब छोटा बच्चा है कोई 12 महीने का 15 महीने का, उसके साथ अगर उसी के एज के या थोड़े बड़े भी बच्चे रहते हैं, वो खुश रहता है उनके साथ में खेलने के लिए। जैसे नीचे गार्डन में खेलने जाना है या सोसाइटी में खेलना है, तो ये बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है, वो नहीं जाते उनके साथ में, कोप अप नहीं करते, वो देख ही नहीं पाते, वो ना बच्चे हैं करते। अच्छा। वो लॉस्ट रहते हैं अपने लाइफ में। अच्छा। उनको पता ही नहीं कि बस दिख रहा है, इतना एरिया दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, उनका आवाज भले आवाज आ रहा है, लेकिन वो अपने ही लाइफ में रहते हैं, तो उनको ऑटिज्म की लाइफ से निकालना पड़ता है। ओके। लेकिन अगर ये थेरेपी मिलती है या सब चीजें मिलती है तो आगे में वही बच्चों के साथ वो क्रिकेट भी खेल सकता है और बाकी जब जो नॉर्मल बच्चे खेलते हैं वैसे खेल भी सकते हैं। कितने सक्सेसफुल ऑटिस्टिक पीपल है। लोगों के मन में तो ये मिथ है कि ये बच्चे शादी नहीं कर सकते। अभी हमारे पहचान के है जो एक ऑटिस्टिक मॉडल है, सुपर मॉडल है, मुंबई में बेस्ड है, वेरी गुड, विजय बख्शी। एक और अडल्ट है जिनकी भी शादी हुई है एंड ही इज इन गवर्नमेंट जॉब, राजस्थान में है। न्यूरो डॉक्टर्स होते हैं, हमारे ही बच्चे ऑटिस्टिक, डेंटिस्ट होते हैं, बिकॉज वो ना एक चीज को फॉलो करते हैं, दे आर वेरी क्लियर, मतलब
क्या कहेंगे उसको, कोई एक चीज मतलब एक काम उनको अगर दे दिया तो उसी के पीछे रहेंगे। तो इसलिए पढ़ाई में अगर आप उनको अच्छा करोगे तो दिन भर पढ़ते रहेंगे। दे आर वेरी लॉयल। तो बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, लेकिन किसी किसी बच्चे में जैसे मैंने कहा प्रोफाउंड ऑटिज्म है तो उनको बहुत लेट होता है ये सब चीजें। कई बार बहुत सालों लग जाते, 10 साल 12 साल लग जाते हैं, फिर उतना cope up अभी नहीं कर जैसे पाते। अगर अपन देखें कि इंडिया में जैसे पॉपुलेशन तो बहुत है, और यानी इंडिया में जैसे पॉपुलेशन भी बहुत है, और हर साल नए बच्चे यानी बर्थ भी अच्छा खासा है। तो ऐसा कुछ है कि कितने 100 बच्चे अगर हो रहे हैं तो 100 बच्चों में कितने बच्चों को ऑटिज्म रह सकता है? अभी का जो रेशो चल रहा है, पहले तो बहुत मतलब पहले भी थे ऑटिस्टिक बच्चे, लेकिन स्क्रीनिंग नहीं होती थी, अवेयरनेस नहीं था। अभी ज़्यादा स्क्रीनिंग हो रही है, अवेयर पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, गूगल है, बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है, और सोशल मीडिया है। तो उसके वजह से फिर पेरेंट्स जब स्क्रीनिंग करते हैं तो बहुत सारा पता चलता है, अरे इसको भी ऑटिज्म है, इसे भी, तो फिर नंबर इंक्रीज हुआ दिख रहा है अभी। तो ऑटिज्म का अभी का रेशो है कि 1 child in every 31 children are ऑटिस्टिक? 1 child in every 31 children is autistic। ओके। मतलब रफली अगर कहेंगे तो 100 बच्चों में 3 बच्चे ऑटिस्टिक मिल ही रहे हैं। अच्छा, ये इंडिया का रिकॉर्ड है अभी। तो ये जो 100 में 3 बच्चे आ रहे हैं, पेरेंटल जीन्स की वजह से ऐसा होता है या हार्मोनल डिसऑर्डर या कुछ कुछ अच्छा, साइंटिफिक रीजन आप जानना साइंटिफिकली इस पे रिसर्च हुई है या कुछ ऐसा वो पता चला? रिसर्च तो सालों से चल ही रही है, लेकिन कई अभी जो प्रूव हुआ है रिसर्च में कि पहले ये था कि वो जो वैक्सीन देते हैं उसके वजह से बच्चों को ऑटिज्म होता है, Okay. बट अभी वो प्रूव हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है। ओके। इट इज बाई बर्थ, प्रीनेटल, जब बच्चा मतलब बनते रहता है, मतलब वॉर्म में रहता है, उसी समय ऑटिज्म उसको हो जाता है। देन सेकेंडली कि आप जो कह रहे हैं कि जीन्स, हाँ जेनेटिक है, जेनेटिक मानते हैं वन ऑफ द कॉज बिहाइंड ऑटिज्म। जेनेटिक है, एनवायरमेंटल चेंजेस है, हेल्थ इश्यूज है। मदर को जब प्रेगनेंसी में जब मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे मुझे 8th मंथ में मेरा बीपी एकदम शूट हो गया था, 230 तक चला गया था, तो वो एक बहुत बड़ा कॉज माना जाता है। मदर को कुछ इन्फेक्शन होता है जब, तो वो इन्फेक्शन बच्चा पेट में रहने से, तो वो इन्फेक्शन बच्चे के बॉडी तक जाता है, एंड वो मान लीजिए इन्फेक्शन अगर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट के समय अगर वो कैच कर लिया मदर को, तो बहुत बहुत चांसेस होते हैं। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि अपने हाथ में नहीं है ये सब ना, चीजें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि वो ठीक कर दे या कुछ कर दे, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। नहीं। एक सवाल ऐसा भी है, ने ऐसा भी सोच रहा हूँ मैं कि जैसे अभी बहुत इक्वेलिटी की बात होती है, गर्ल्स और बॉयज, तो गर्ल्स और बॉयज में अलग सिम्टम्स है ऑटिज्म के? नहीं, अलग नहीं होते हैं, दोनों में सेम ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो बॉयज को ज्यादा ऑटिज्म अच्छा डायग्नोस होता है। लड़कियों में भी होता है, मेरे पास गर्ल्स भी है, छोटी छोटी प्यारी सी लड़कियां हैं छोटी, लेकिन दोनों में सेम चैलेंजेस होते हैं। सेम मतलब एक सेट ऑफ चैलेंज इन द स्पेक्ट्रम। मैम, मैंने बहुत जगह देखा इंटरनेट पे और ये सब जगह कि 100% ऑटिज्म 100% ठीक कर देंगे, या ऑटिज्म ठीक हो जाएगा पूरा, हमारे पास आइए, ऐसे क्लेम्स मैंने देखे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा तो एक ही क्लेम है कि मदर ने एम्पावरमेंट होना चाहिए। ऑटिज्म ठीक तो नहीं करना है, हमें ऑटिज्म पर काम करके चैलेंजेस को भगाना है, और बच्चे को हेल्प करना है ताकि वो आउटग्रो करे जो भी चैलेंजेस है, और एक इंडिपेंडेंट लाइफ अच्छे तरीके से बच्चा जिए। अब जैसे बहुत सारे आजकल तो इतनी वाटर थेरेपी, फिर ये थेरेपी, हिप्पोथेरेपी, बहुत सारे थेरेपीज के नाम पर आ रही है, राइट? बट ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इनका होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का ही होता है। थेरेपीज का भी अपना एक रोल है, लेकिन जो क्लेम्स करते हैं कि सिर्फ ये करके देखो, नीम थेरेपी है, सिर्फ ये बस हमारा नीम खा के देखो, ये करके देखो, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ऑल फेक। अगर नीम खाने से ही अगर ऑटिज्म ठीक होता तो हम हमारे बच्चों को दिन भर नीम ही देते रहते, राइट? तो पेरेंट्स और सोसाइटी की सबसे बड़ी गलती क्या है ऑटिज्म या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, आप क्या सोचते हैं? पेरेंट्स की गलती कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स बस ये समझते हैं कि हमारे साथ तो ये अनर्थ हो गया, हम तो सबसे हमें ही क्यों भगवान ने चूज किया, हमें क्यों ऑटिस्टिक बच्चा दिया। मैं भी अगर ऐसा सोचती तो शायद आज मैं आपके साथ यहाँ पर बैठकर मैं इतने 1000 से ऊपर लोगों को मैंने ठीक किया, शायद
पेरेंट्स को सॉरी एम्पावर किया है, ठीक नहीं बोलूँगी मैं, एम्पावर किया है, तो वो नहीं कर पाती। तो ये जो आपके पास चैलेंज आया है ना, किसी बच्चे को भगवान ने अगर आपको दिया है तो सोच समझ के दिया है कि आप सक्षम हो, आप कर सकते हो, इसलिए आपको दिया है। मैं खुद को ब्लेस समझ रही हूँ कि थैंक गॉड आपने मुझे ध्यान दिया, नहीं तो अभी मैं तो फिजिक्स ही पढ़ा रही होती, मुझे पता ही नहीं रहता। हमारे इमोशंस इतने डेवलप हुए, मेरा बड़ा बेटा इतना आउटग्रो किया, वो इतना समझदार हुआ है, मैं एक नया मेरी पर्सनैलिटी बदल गई, मेरे हस्बैंड बदल गए हैं। आप समझिए, अगर हर एक बच्चे को आप लोग, आप समाज अगर हमारे बच्चों को समझेंगे तो मुझे एक्चुअली सबसे पहले मुझे बताना ही है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि समाज को बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगर पार्क में हमारा बच्चा जब जाता है खेलने के लिए तो उसको वो पागल है उसके साथ मत खेल करके अपने बच्चों का आप अलग ले जाते हो। ऐसा होता है, हर दिन होता है। अच्छा। बच्चे मुंह पर बोलते हैं पागल है क्या, हट तू हमारे साथ मत खेल। हर दिन होता है, हर दिन एक ऑटिस्टिक मदर रोती है, हर दिन मेरे हर एक सेशन में रोती है। तो क्या उनकी गलती थोड़ी ना है, ये पता है समाज की मेंटेलिटी की गलती है। समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। आपके घर में जब होगा आप तभी समझोगे, लेकिन दूसरों के घर, उनके घर में आया ना जाने दो, अपने को क्या करना। मतलब इंडिया में बहुत चीजें हैं ये ऐसी, इंक्लूजन नहीं है, इंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल्स में नहीं है, सोशल प्लेसेस में नहीं है। उनको लगता है ये कोई तो भी पागल आ गया, हटो यहाँ से, काट लेगा, राइट। लेकिन बाहर देशों में वैसा नहीं, बहुत अच्छा इंक्लूजन है, वहाँ पर अलग से समझा जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है हमारे बच्चों को। तो मैं चाहती हूँ कि इंडियंस भी ऐसे ही करे कि एटलीस्ट बच्चों की गलती है उसमें नहीं, बच्चों की और पेरेंट्स की तो किसी की भी गलती नहीं है। तो आप कौन होते हो बोलने वाले कि हम इस बच्चे के साथ नहीं खिलाएंगे। उसको तो सपोर्ट की जरूरत है ना, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अच्छा, तो ऐसे भी कुछ, मैंने अभी जैसे जो चीज़ें आप बता रहे तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन होता होगा या टेंशन आ जाता होगा ये सब। सर आप समझ नहीं पाएंगे, इतने डिप्रेस्ड पेरेंट्स रहते हैं। आपका अगर मतलब डॉक्टर ने बता दिया आपका किडनी खराब है तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर खाली बच्चा बीमार नहीं, जो आप बोलते बीमार, मानसिक रूप में सिर्फ बच्चा नहीं है, पूरा परिवार अफेक्ट होता है उसकी वजह से। Okay. तो डिप्रेशन में हर एक पेरेंट रहता है, नॉट ओनली मदर, फादर भी रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मदर्स लोग एक्सप्रेस कर लेती है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब लड़ाई तक कर लेते हैं कि इनके साथ रहना नहीं है, इनकी फैमिली को पूरा बॉयकॉट कर लेते हैं। बहुत बात होता है। सोसाइटी में अगर कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, सोसाइटी में कहीं है, तो वहां जब बच्चा गया, मदर गई, तो अलग हो जाते हैं कि नहीं इनके साथ नहीं रहना है। अच्छा, मतलब वो अनटचेबिलिटी वाला चीज अभी यहाँ पर आ रहा। आप सोचिए ये 2026 में ऐसा अगर सोचेंगे बच्चे, तो हमारे लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। और जो आइंस्टाइन इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आप जिनकी फॉलो कर रहे हो, वो खुद ही ऑटिस्टिक थे। एक चीज़ अभी जैसे पेरेंट्स को ये जैसे डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो पेरेंट्स ने कैसे बाहर निकलना चाहिए? सबसे पहले तो जो आउटर वर्ल्ड में जितनी भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव पीपल है, उनको आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। अच्छा, मत सुनो, वो कौन है, क्यों सुन रहे हो उनकी बातें। मेरा काम यही है, मेरा सिर्फ यही नहीं है कि मैं उनको सिर्फ टेक्निक्स दे के सिखाऊं। आपके बच्चे का ये चीज़ है, मैं बच्चे का असेसमेंट कर लेती हूँ, फिर उनको टेक्निक्स देती हूँ, ऐसा ऐसा काम करिए तो रिजल्ट आएगा। आप एम्पावर होंगे तो बच्चे के रिजल्ट तो दिख ही रहे, राइट। लेकिन सबसे पहले तो मुझे, जैसे हम मिट्टी बनाते हैं ना, मिट्टी को तैयार करते तब जाके घड़ा बनता है, मुझे मदर की साइकोलॉजिकल उनको स्टेबल करना पड़ता है, रेडी करना होता है, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। रोज कोई ना कोई रिलेटिव जाकर बोलते हैं, रिलेटिव्स तो इतने डिमोटिवेट करते हैं कि क्या बताऊं। सोसाइटी तो बाद में आता है, खुद के भाई बहन ही डिमोटिवेट करते हैं। हाँ, तो फिर उस केस में क्या होता है कि फिर मदर, कई केस में हस्बैंड्स लोगों ने मतलब वाइफ को छोड़ दिया क्योंकि बच्चे को ऑटिज्म है, एंड ब्लेम करते हैं कि उसमें तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारे पेट से आया है, तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा तब जाके ऐसा आया है। एंड सिंगल मदर्स बहुत है मेरे पास, हर दिन रोते हैं। हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया क्योंकि बच्चा ऑटिस्टिक हुआ। हाँ, ये तो बहुत दूसरी शादी कर ली और फिर और इनके पास पैसे भी नहीं थेरेपीज कराने के, मदर क्या करेगी। तो एम्पावरमेंट तो जरूरी है। ऐसी केसेस है अभी मेरे पास बहुत है ऐसी मदर्स। तो फिर कोई ऐसी केस आप बताना चाहोगे कि
बहुत ही बुरी केस, या जैसे हस्बैंड ने छोड़ दिया तो फिर तो वो लेडीज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं, हाँ जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। तो उस केस में मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं उनकी फीस कम कर देती हूँ, राइट। और उनको बोलती पहले एम्पावर हो और कुछ तो भी अच्छा जॉब अर्न करना है, ठीक है, अर्निंग कभी भी नहीं छोड़ना है। लेकिन फिर अगर मदर जाएगी अर्न करने, बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे को वो तो भी पूरा problem सपोर्ट है। चाहिए। स्कूल में कौन छोड़ेगा? स्कूल से लाएगा कौन? तो इंक्लूजन के नाम पर हॉस्टल्स भी होते हैं हमारे बच्चों के। तो कई संस्थाएं सी है कि जो हॉस्टल्स चलाती है। कई पेरेंट्स, अभी रिसेंट केस मेरे साथ हुआ, बेंगलोर की पेरेंट है, उनको मैंने एम्पावर भी किया, थोड़ा अच्छा भी हो गया था, बच्चा भी अच्छा है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बच्चा है। लेकिन क्योंकि सोसाइटी बहुत एक्सपेक्ट करती है, लोग क्या सोचेंगे, वो 3 लोग जो बोलने वाले हैं, लोग क्या सोचेंगे के नाम पर, वो बच्चे के फादर ने बच्चे की मदर से कहा कि इसको हॉस्टल में डालो, मैं अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे लोगों का सुनना पड़ता है, मुझे बहुत बहुत खराब लगता है कि मेरे पास ऐसा बच्चा है। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि आप मत करो ऐसा, राइट। तो बोले कि नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। उनको लगा ठीक हो जाएगा, जैसे ठीक, सो कॉल ठीक। ठीक क्या होता है? आप डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, तो वैसे मेरा बच्चा भी तो डिफरेंट है। मुझे मैंने आप फादर्स को क्या कहना चाहेंगे? मदर्स की तो बहुत बात कर ली अपन ने, ऑटिस्टिक बच्चों के फादर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फादर्स बहुत बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रांग हो, आई नो, लेकिन बस होपफुल रहना है आपको, और आपको कंट्रीब्यूट करना है। आपका कंट्रीब्यूशन से बच्चा अगर आज के दिन में अगर 30% रिकवर हो रहा है, आपके कंट्रीब्यूशन से वो 60% होगा। दैट इज द थिंग विच आई एम टेलिंग इन दिस पॉडकास्ट, ठीक है। मैं जब मेरे बच्चे को लेकर यूडीआईडी कार्ड बनाने गई थी, हाँ, ठीक है, यूडीआईडी कार्ड रहता है। हाँ, तो वो बनाने गई थी क्योंकि मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए था, मेरे बच्चे की अच्छी सिटी में मुझे रहना था थेरेपीज के लिए। तो वहां पर जब मैं गई थी तो उन्होंने पूछा था आपका बच्चे पर अच्छा काम किया है, किसने किया? तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैम कुछ थेरेपिस्ट ने किया, फिर कोविड आया तो मेरी वाइफ ही सब करती, यही सब करती है। तो वो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा अगर आप भी करते तो और ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, तो आप लोगों को अपने वाइफ के साथ बॉन्डिंग बनाकर उनको सपोर्ट तो देना ही है। बच्चों को तो आप छोड़ दीजिए, पहले तो आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करो, उनके साथ मिलकर, दोनों मिलकर प्लानिंग के साथ आधा आधा काम डिवाइड करो। अब आप बोलेंगे हम कब करेंगे, तो ऑफिस में रहते हैं, शाम को जब अब रिटर्न आते, कई पेरेंट्स ऐसे भी है कि वो शाम को आना भी नहीं चाहते, रात के 11 बजे आते कि ये जब सो जाएगा तब मैं आऊंगा। क्या रोल है फिर? यानी वो निग्लिजेंस की तरफ लेके जा रहे हो निगलेक्ट करना चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू फेस हिम और हर। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आप घर आ रहे हो, आप एक अच्छे से बैठकर दोनों डिस्कस करो, जो प्लान जो थेरेपिस्ट देते हैं उसको डिवाइड करो कि मैं इसको ना बाहर पार्क में थेरेपी करा दूंगा, ओके, मैं सोशल वाला काम करा दूंगा, तुम एकेडमिक्स का काम कराओ, तुम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ। अगर आप डिवाइड करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे तो मदर भी कॉन्फिडेंट फील करेगी। ओके। मैं थोड़ा सा अभी ये क्वेश्चन पर्सनल हो जाएगा। जैसे आपने बताया आपको 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, तो आपके सामने क्या चैलेंजेस आए थे जब विहान यानी आपका बच्चा हुआ था छोटा, तो आपके सामने के चैलेंजेस कैसे थे? और अभी जैसे फादर के बारे में बात हो रही है तो मुझे लगता है सर का आपको अच्छा सपोर्ट है, आप जितना यानी आपने ग्रो किया इनिशियली नहीं था। तो थोड़ी अगर वो बारे में आप बताना चाहेंगे तो। ये ऐसी चीज है कि जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तब तो नॉर्मल में 6 इयर्स तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर उसके बाद में तो बहुत चैलेंजेस आया, वो 3 महीना सोया ही नहीं, ये सब। फिर मैंने ये देखा कि ये जो बड़ा बेटा है वो तो एनवायरमेंट से सीख रहा है, जो कोई बोल रहा है लैंग्वेज सीख रहा है, पढ़ाई सीख रहा है, स्कूल में जाकर टीचर से सीख रहा है, अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन मेरे छोटे बच्चे को मैं मम्मी हूँ, ये पापा है, ये डॉग है, ये स्पून है, ये सिखाने के लिए 2 महीने लग गए। ओके, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों को, और फिर भूलते भी है। प्रैक्टिस अगर नहीं करें तो भूल गए, भाई 1 महीना मैंने सिखाया तुम फिर भूल गए, फिर शुरू हो जाओ मम्मी पापा भैया। तो मुझे एक चीज सिखाने के लिए जो नॉर्मल बच्चे को नहीं सिखानी पड़ती, वो एक चीज सिखाने के लिए मुझे महीनों लगते हैं। इसलिए बच्चों को ठीक, जो सो कॉल ठीक आप बोल रहे हो, मतलब रिकवर करने में बच्चों को इतना टाइम पीरियड लगता है, ईयर्स लग जाते हैं। मुझे 4 साल लगे, लेकिन अब वो सब करता है, वो सोशली भी बहुत अच्छा है। ही नोज ही हैज ऑटिज्म। ओके, वो वहाँ डिस्कस भी करता है, मुझे ऑटिज्म है क्या मम्मा, इस तरह के डिस्कस करता है। तो क्या ऑटिस्टिक पीपल कितना ग्रो करेंगे? मैं कहा डॉक्टर बन जाओ आप,
अब न्यूरो हॉस्पिटल ओपन करो, लेट्स सी वो क्या बनेगा, बिकॉज ही इज वेरी गुड इन मेमोराइजिंग, इज वेरी गुड इन एकेडमिक्स एंड सोशल भी अच्छा है, बातें भी करता है, उनको लड़ाई करना भी सिखाया मैंने, लेकिन उसके साथ कोई खेलता नहीं था। तो बड़े भाई को एक्चुअली बड़ा भाई भी नहीं चाहता था इनिशियली कि मैं खेलूं, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है ना, कौन किसके साथ बात करेगा, जो बच्चा नहीं सुन रहा है उसको कौन एंटरटेन करेगा। और जो धीरे धीरे बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, रॉन्ग बोल रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, उसको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। तो मेरे हस्बैंड का इनिशियली तो उनको, जब ऑलरेडी हम दोनों भी डिप्रेशन में चले गए थे जैसे सब जाते हैं, लेकिन जब मैं एम्पावर हुई तब जाके हमारे घर का पूरा माहौल सब बदल गया। अब वी आर हैप्पी फैमिली। लेकिन कई पेरेंट्स, कई फैमिलीज रोती है, अभी भी बहुत परेशान है। तो मेरे हस्बैंड ने तभी सपोर्ट नहीं किया था, तब उनका था कि बड़े स्कूल में क्यों डाली इसको, राइट, फीस वगैरह दिया उन्होंने, लेकिन ये था कि ये तो हमारे माथे दिन, पूरा जिंदगी भर हमारी माथे रहेगा ये करके, जो बोलते हैं ना कि जिंदगी भर हम पर ही डिपेंड रहेगा। तो जब वो खाना खा रहे थे तब उन्होंने कहा था ये चीज़, तो मैंने उस दिन खाना नहीं खाया। फिर मैंने कहा कि आई विल टेक द चैलेंज। मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि जो इन्होंने कहा ना कि ये जिंदगी भर मुझ पर डिपेंड रहेगा, कितना भी करा लो, होने वाला क्या है। तो ये टाइप का, लेकिन सपोर्ट उनका था कि तुम पढ़ाई करो, तुमको जो करना है करो, लेकिन इस पर काम कर रहे हो तो करो। लेकिन जब रिजल्ट दिखता है ना, तब पेरेंट्स, फादर लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, तब वो सपोर्ट करते हैं। श्वेता जी, हम हमारे पॉडकास्ट में नया सेगमेंट आज से पहली बार हो रहा है, ये नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं रैपिड फायर करके। तो मैं आपको सवाल पूछूंगा ऑटिज्म के बारे में और आपके फील्ड के बारे में, आपको वन लाइनर में ही आंसर करना है उसका, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। डन। वन बिगेस्ट मिथ अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म इज अ डिसीज। ओके। वन पेरेंटिंग मिस्टेक। दे डोंट ट्रस्ट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। Every therapy that autistic child should have. Home based therapy. Home based therapy. One book recommendation. मेरी खुद की बुक जो मैंने अभी सोशल सक्सेस। अच्छा, अभी अभी लॉन्च किया आपने? हाँ, लास्ट वीक। ओके। वन एडवाइस फॉर फादर। आपको सपोर्ट करना है अपनी वाइफ को और बच्चे को। वन मैसेज फॉर सोसाइटी। सोसाइटी, आई वुड लाइक टू से कि आप जो पुराने ख्यालात हैं ना आपके, कि बेचारा बेचारी, भगवान ने क्या दे दिया, और कोई लोग ऐसे होते कि ये पागल है, वो सब आप हटा दीजिए दिमाग से सबसे पहले। तो आई मे साउंड वेरी रूड, लेकिन आपको इन बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए अपनी सोसाइटी में। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। श्वेता जी, आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आई। वैसे तो आप नोएडा में रहते हैं, यहाँ पे जब आए तो शॉर्ट नोटिस पे अपनी बात हुई और आप हमारे पॉडकास्ट के लिए एकदम से रेडी हो गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट सभी ऑटिस्टिक पेरेंट्स और पूरी सोसाइटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो, और सभी लोग जो बच्चे आसपास ऑटिस्टिक वाले बच्चे अगर रहते हैं तो उनका इंक्लूजन पॉसिबल हो, और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी ये चीज़ें समझ के बच्चों के लिए काम होना शुरू करें। साथ ही में ऐसे ही पॉडकास्ट, नए नए पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो उसको थेरेपी के लिए भिजवाइए। और मैम के भी सेशंस चलते हैं, मैम का कॉन्टैक्ट्स और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।